हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन का इतिहास। असहयोग आंदोलन किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया था और किस प्रकार भारतीय जनता ने कार्यक्रम चलाई इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत, तो इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और कल के वीडियो में हमने देखा था गांधी जी के विचारधारा के बारे में, किस प्रकार से उनकी राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक, धार्मिक विचारधाराएं रही थी पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। तो इसी प्रकार गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत करी उसमें किस प्रकार से शुरुआत हुई, क्या कार्यक्रम रहा, क्या घटनाक्रम रहा, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे पॉइंट वाइज समझेंगे, कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे असहयोग आंदोलन कब हुआ, कौन कौन लोग जुड़े थे, बस इतना ही याद करके छोड़ देते हैं, इसके पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा घटनाक्रम समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने कॉन्सेप्ट को बनाते चलें, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको क्रैक कर सकें, लिख सकें। तो चलिए समझते हैं असहयोग आंदोलन के इतिहास के बारे में। क्या है इसका पूरा कारण, क्या है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में, और कारण क्या रहा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत का क्या कारण रहा। तो सबसे पहले तो खिलाफत आंदोलन में जब गांधी जी ने अपनी सहभागिता दिखाई, और उस खिलाफत आंदोलन के पश्चात उन्होंने सोचा कि अभी खिलाफत आंदोलन तो शुरू हो चुका है, पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जाए जिसमें कांग्रेस का भी भागीदारी हो और पूरा भारतवर्ष अंग्रेज़ों के खिलाफ डटकर खड़ा रहे। तो इस प्रकार गांधी जी ने शुरुआत करी। जो पहला पॉइंट हमने कारण में दिया है, खिलाफत आंदोलन शुरू करने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव दिया। असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव दिया कांग्रेसों को। और दूसरा कारण रहा जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि उस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण पूरा भारतीय जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। और जिस प्रकार से जालियांवाला बाग हत्याकांड के अंतर्गत निर्ममता से पूरे भीड़ को एक साथ मार गिराया था अंग्रेज़ों ने, तो इससे भारतीय जनता काफ़ी आक्रोशित और परेशान थे। और इसलिए वो भी सोच रहे थे कि कोई ऐसा आंदोलन की शुरुआत की जाए जिसमें हमारी भागीदारी हो। तो पूरे भारतीय जनता के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी निकल के आया असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने करना चाहा। तीसरा नंबर है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध असंतोष। उस समय रॉलेट एक्ट के भी विरुद्ध भारतीय जनता में काफ़ी असंतोष की भावना थी। चौथा है प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां। अब प्रथम विश्व युद्ध से भारतीय जनता में काफ़ी निराशा की भावना थी, क्योंकि आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हो चुका था, महंगाई बढ़ चुकी थी। तो इस प्रकार से ये जो चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, वो भी भारतीय जनता को काफ़ी निराशा हो रहा था। और अगला पॉइंट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1917 में बताया गया था, लोगों को दिलासा दी गई थी भारतीय जनता को कि आपके लिए एक अच्छा सुधार लेकर के आएंगे, आप लोगों के लिए काम किया जाएगा। लेकिन उसकी भी 1919 में जब ये लेकर के आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें उनको पता चला कि कोई भी जो अंग्रेज़ों का जो भागीदारी है हमारे लिए नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। तो इस प्रकार से वो काफ़ी भड़के हुए थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे लिए कोई भी अच्छा नियम कानून नहीं लाया गया। तो इसलिए इससे भी वो नाराज़ थे।
अगला है पॉइंट स्वराज की मांग। उस समय स्वराज की मांग काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही थी भारतीय जनता के बीच में। तो इन सभी को मिला करके एक सभी जनता ये चाह रही थी कि कोई ऐसा आंदोलन की शुरुआत की जाए जिसमें हमारी भागीदारी हो, हम अपना कार्यक्रम ऐसा चलाएं अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो गांधी जी ने ये अपॉर्चुनिटी सभी को दी कि हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इसका क्या घटनाक्रम रहा। हमने कारण के बारे में तो जान लिया, क्या क्या कारण रहा, वो सभी पॉइंट के बारे में आप डिटेल से अलग अलग वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अभी घटनाक्रम के बारे में समझते हैं। गांधी जी के प्रस्ताव के बाद कांग्रेस ने अपना जो विशेष अधिवेशन बुलाया। कब बुलाया? कलकत्ता में 1919 सितंबर में बुलाया गया विशेष अधिवेशन। गांधी जी के प्रस्ताव के बाद कांग्रेसों ने विशेष अधिवेशन बुलाया। कब? कलकत्ता में सितंबर के 1919 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। और इसी बीच में असहयोग प्रस्ताव रखा गया गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया सभी के बीच में, जिसमें बहिष्कार पर सहमति हुई। बहिष्कार किस चीज़ का किया जाए पूरे भारत में? तो विदेशी वस्त्र, विदेशी शिक्षा, विधान परिषद का बहिष्कार गांधी जी ने बताया कि इस प्रकार से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, असहयोग आंदोलन चला सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया सितंबर के 1919 में, और ये प्रस्ताव जो कलकत्ता का प्रस्ताव था वो नागपुर के अधिवेशन में तुरंत दिसंबर में चलाया गया, नागपुर अधिवेशन में, जिसमें वी राघवाचार्य उसमें अध्यक्षता कर रहे थे। और उस समय इस प्रस्ताव को मान लिया गया और दिसंबर 1919 में ये लागू कर दी गई पूरे भारत में। तो इस प्रकार नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे वी राघवाचार्य, और इस नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई। कांग्रेस के ढांचे में परिवर्तन किया गया। कांग्रेस के ढांचे में क्या परिवर्तन किया गया? तो ये कार्यक्रम जो था वो 15 सदस्य में चलाना शुरू किया गया। और जो कांग्रेस का जो सदस्यता शुल्क था वो कितना कर दिया गया? 25 पैसे। तो इस प्रकार 25 पैसे सदस्यता शुल्क किया गया और कुछ परिवर्तन करके आगे कार्यक्रम को बढ़ाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें, कांग्रेस में शामिल हो सके। तो इस प्रकार इसका शुल्क भी घटाया गया। तो इस प्रकार नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता प्रस्ताव पर सहमति हुई और अंततः इसकी शुरुआत होती है। अब कार्यक्रम जो चलाया गया, कार्यक्रम में कुछ नकारात्मक रूप से भी चलाया गया और कुछ सकारात्मक रूप से चलाया गया। तो वो कार्यक्रम कैसे चला नकारात्मक रूप से? जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, पद एवं उपाधियों का त्याग। सबसे ज़्यादा जो कारगर रहा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। पूरे भारत में लोग विदेशी वस्त्र का बहिष्कार कर रहे थे और जो हस्तकरघा मशीन के द्वारा जो वस्त्र बनाए जा रहे थे उसका भारतीय प्रयोग करना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया। पूरे भारत से जो लोग शिक्षण संस्थान, जो विदेशी शिक्षण संस्थान खोले गए थे, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो सभी बहिष्कार करके जो भारतीय स्कूल्स और कॉलेज थे वहाँ पे एडमिशन लिए। लगभग 800 के करीब में हमारे भारतीय शिक्षण संस्थान उस समय खुल रखे थे, वहाँ पे जाके एडमिशन लेते हैं। और इस प्रकार से ये भी बहिष्कार काफ़ी कारगर रहा शिक्षण संस्थानों का। बंगाल में सबसे ज़्यादा
बहिष्कार किया गया और वहाँ पे लगभग 90,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो विदेशी शिक्षण संस्थान थे वहाँ से छोड़ करके, वहाँ बहिष्कार करके भारतीय स्कूल और कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं। तो इस प्रकार शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार हुआ। अगला जो है पद एवं उपाधियों का त्याग, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने भी वकालतनामा छोड़ा। फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है उन्होंने भी अपना वकालतनामा छोड़ा। तो इस प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल हैं। राजगोपालाचारी वकालतनामा छोड़ते हैं, फिर मोतीलाल नेहरू हैं, ये भी वकालतनामा छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार पद का भी बहिष्कार इन्होंने किया, पद एवं उपाधियों का त्याग किया गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि नकारात्मक रूप से भी चलाया गया कार्यक्रम। अब आते हैं कि सकारात्मक कार्यक्रम क्या था। सकारात्मक कार्यक्रम में हम देखेंगे, सकारात्मक में राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज की स्थापना, राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज की स्थापना की गई भारतीय लोगों के लिए। फिर छुआछूत मिटाने का कार्यक्रम चलाया गया। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का कार्यक्रम भी चलाया गया ताकि लोगों में एकता का भावना बना रहे, लोग एक साथ जुड़ सके। और इस प्रकार गांधी जी ने एक भविष्यवाणी करी कि अगर ये कार्यक्रम एक साल तक, एक वर्ष के भीतर हमें स्वराज मिल जाएगा, अगर इसे ठीक से लागू किया गया तो एक वर्ष के भीतर हमें स्वराज मिल जाएगा। तो ये भविष्यवाणी थी किसकी? महात्मा गांधी की। लेकिन ये भविष्यवाणी पूर्ण नहीं हो पाई और ये चलाई गई 1920 में और इस आंदोलन का अंत भी हो गया। 1922 में इसका अंत हुआ। तो इस प्रकार इस आंदोलन के बीच में बहुत सारे कार्यक्रम जो चलाए गए, इस कार्यक्रम में आगे और भी जो बहिष्कार हुए, उन बहिष्कार के साथ एक और वहाँ पे सम्मेलन किया गया, कहाँ पे? विजयवाड़ा में मार्च 1921 में एक सम्मेलन चलाया गया, जिस सम्मेलन में तिलक स्वराज फंड रखा गया। और तिलक स्वराज फंड में लगभग वहाँ पे डिमांड की गई लोगों से कि इस तिलक स्वराज फंड में आपको 1 करोड़ के करीब में पैसे इकट्ठा करने हैं और लगभग 1 करोड़ लोगों को कांग्रेस से जोड़ना है। तो इस प्रकार से तिलक जी की लगभग उसी समय मृत्यु हुई थी, तो लोगों के मन में बहुत अधिक भावना थी उनके प्रति। तो इसलिए वो तो फंड इकट्ठा हो गई, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाए। लगभग 50 लाख के करीब लोग जुड़े, लेकिन इस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा और काफ़ी अच्छे तरीके से कार्यक्रम बढ़ रहा था। इसी बीच में एक घटना हो जाती है चौरी चौरा में। चौरी चौरा में एक घटना होती है 4 फरवरी को घटना होती है चौरी चौरा का, और जिसमें लगभग 20-22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाती है। और उस 20-22 पुलिसकर्मियों के हत्या के कारण गांधी जी ने इस जो आंदोलन का प्रस्ताव था वो वापस ले लेते हैं। और उनका कहना था कि इस प्रकार का घटना बहुत ही हिंसक है और हिंसक घटना का आगमन ही हमारे आंदोलन का अंत है। तो इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेते हैं और इस हिंसा को वो बहिष्कार करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे आंदोलन का जो रूल है, उस रूल और नियम कानून का उल्लंघन है। इसलिए हम इस घटना के उपरांत लगभग 12 फरवरी को गांधी जी ने बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाते हैं और इसी बैठक में गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो 4 फरवरी को चौरी चौरा घटना होती है और 22 फरवरी को बारदोली में इस आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं। तो इस प्रकार लगभग जो घटनाएं हुई, इसमें बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई गांधी जी को लेकर के कि
गांधी जी ने बस एक घटना को लेकर के पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा था, जो लोगों के मन में ऐसी भावना थी कि अब बस हमें स्वराज इस आंदोलन के उपरांत मिल जाएगा, तो उस जो भावना है उस भावना को गांधी जी ने बहुत ही ठेस पहुंचाया है। लोगों के मन में बहुत नकारात्मकता लेकर के आए हैं, तो इसलिए उनकी काफ़ी आलोचनाएं हो रही थी कि गांधी जी लोगों के बारे में नहीं सोचे, बस एक घटना को पूरे भारतवर्ष के लोगों के मन का भावना को मार दिया। तो एक घटना को हम पूरे भारतवर्ष में नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए गांधी जी का काफ़ी आलोचना हुआ और गांधी जी का जो लोगों के लिए जो प्रेम था वो भी काफ़ी कम हो गया। और इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने 1922 में इन्हें जेल भी भेजा, लगभग 6 वर्ष का इन्हें जेल हुआ। लेकिन ये 6 वर्ष का जेल ये नहीं काटते हैं, लगभग 2 साल में ही ये वापस आ जाते हैं। और इस प्रकार देखा जाए तो लोगों के मन में बहुत सारे गलत गलत भावनाएं आने लगी गांधी जी के लिए। और एक आलोचनाएं ये भी आ रही थी एक कवि के माध्यम से कि गरीबों तक और मज़दूरों तक, जो जैसे कि किसान वर्ग तक ये आंदोलन का नेतृत्व पहुंच रहा था, इसलिए गांधी जी ने उन लोगों को रोकने के लिए ये आंदोलन को वापस लिया। तो इस तरह का भी आलोचना गांधी जी के लिए आ रहा था। लेकिन जो अच्छे वर्ग के लोग थे उन्होंने इसका सपोर्ट करते हुए बताया कि अगर चौरी चौरा में ये घटना हो रही थी तो हम कैसे मान लें कि ये घटना सिर्फ चौरी चौरा तक ही रुक जाती, ये पूरे भारतवर्ष में फिर इसी का एग्जाम्पल लेकर के लोग घटनाएं करने शुरू कर देते, क्योंकि इसमें बोलते कि तो गांधी जी का भी सपोर्ट है, गांधी जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इस प्रकार गांधी जी ने जो वापस लिया है आंदोलन, ये भी काफ़ी हद तक सही है। और दूसरा ये भी उन्होंने बताया कि जो घटना हुई वो घटना हमारे आंदोलन के खिलाफ है, हमारे नियम कानून के खिलाफ है। हमारे आंदोलन में हिंसक कोई भी कार्यक्रम चलाने का हम लोगों के बीच में ये अनुमान नहीं था कि लोग हिंसक हो सकते हैं। तो हिंसा हमारे आंदोलन का रूप नहीं है, इसलिए इसका वापस लेना भी एक तरह से सही था। तो इस प्रकार से लोगों के मन में जो सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं आई इस आंदोलन के वापस लेने के पश्चात। लेकिन ये आंदोलन लेने के पश्चात एक और आंदोलन की शुरुआत होती है। लोगों के मन में ऐसा भी था कि अब नए रूप से, रचनात्मक रूप से फिर से आंदोलन चलाया जाए। तो इसके बाद दूसरा आंदोलन की शुरुआत होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो था ये था असहयोग आंदोलन, जिसके बारे में हमने जाना। एक हद तक ये बहुत कारगर तो नहीं रहा, लेकिन लोगों के मन में जो स्वराज की भावना थी वो काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई थी। लोग स्वराज का डिमांड बहुत ज़ोर शोर से करना शुरू कर दिए थे, पूरे भारतवर्ष के लोग एकजुट हो चुके थे। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन चला पूरे भारतवर्ष में। प्रश्न, अब इसमें हम अभ्यास प्रश्न को देखेंगे जिससे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। तो प्रश्न संख्या 1 में हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के कारणों की व्याख्या करते हुए इसके घटनाक्रम का उल्लेख करें। तो इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन को वापस लेना कितना उचित था? पक्ष विपक्ष में देते हुए अपनी राय प्रस्तुत करें। तो अपना राय दें। एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको पहले से प्रयासरत रहना होगा। अपने आप को इतना ज़्यादा लिखने का प्रयासरत बनाएं अपने आप को कि आप कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप डील करते चलें। तो किसी भी प्रकार से आप लिखने का प्रयास करें, कैसा भी क्वेश्चन हो उसको लिखें और डील करें। तो इस प्रकार अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है,
उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे हम हमेशा लिंक भेज दिया करेंगे, शेयर कर दिया करेंगे जब भी वीडियो अपलोड होगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।